हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। जी हां, विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश लेकर लौटे सैनी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी आज शपथ लेंगे। आज होने वाले शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी शपथ समारोह में शामिल होंगे, जबकि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे आज के कार्यक्रम में। तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। दूसरी बार यह मौका होगा और पंचकुला में दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज 12 से 13 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। और अब आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने शपथ ग्रहण से पहले क्या कहा। ने जो एनडीए के जो बड़े नेता आ रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन किस तरह से करना है और कैसे करना है, वो काम के लिए हम तो आ रहे हैं। तो एनडीए के जो हैं वो पूरी लिस्ट है हमारे पास, 17-18 इस तरह के हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बिल्कुल ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। तो पहली बार हो रहा है, तीसरी बार, पहली बार, और हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार, ये एक इतिहास। चलिए और अब आपको बताते हैं आज होने वाले शपथ ग्रहण की 10 बड़ी बातें, 10 खास बातें क्या है। पहली अहम बात यह है कि आज सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। दूसरी अहम बात है पंचकुला में दोपहर 12 बजे से शपथ समारोह है। लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। आज 12 से 13 विधायक ले सकते मंत्री पद की शपथ। नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे इस समारोह में। 18 राज्यों के सीएम, 8 राज्यों के और 1 यूटी के डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। नायब सिंह सैनी कल चुने गए थे बीजेपी विधायक दल के नेता और अमित शाह की मौजूदगी में लगी थी सैनी के नाम पर मुहर और आज है शपथ ग्रहण। तो नायब कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों को फोन जाने लगे हैं, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। श्रुति चौधरी का मंत्री बनना तय, यह सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अनिल विज और कृष्ण लाल पंवार को भी फोन गया है। गौरव गौतम भी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। महिपाल ढांडा को भी मिल सकती है जगह, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो टीवी 9 के सूत्रों की माने तो नायब सिंह सैनी के अलावा 12 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह में। तो हरियाणा में नई सरकार बनने जा रही है, कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जरा उस पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले आज तो शपथ होगा नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री के तौर पर और दूसरी बार वो शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। दूसरा बड़ा नाम है अनिल विज का, वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। महिपाल ढांडा का नाम सामने आ रहा है, वो मंत्री के बतौर मंत्री के वो भी शपथ ले सकते हैं। मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल, किशन लाल पंवार, आगे देखिए कौन से नाम है, अरविंद शर्मा, सुनील सांगवान, कृष्णा गहलावत, ये तमाम नाम सामने आए हैं सूत्रों के हवाले से। ये लोग सभी लोग आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही आरती राव, कृष्ण मिड्ढा, राव नरबीर, ये सभी नाम अभी तक सामने आए हैं जो आज मंत्रिमंडल में शामिल, मतलब आज जो शपथ ग्रहण होना है कैबिनेट का उसमें मंत्री के तौर पर ये शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा इस वक्त जुड़े। मोहित, ये जो नाम है जिनकी चर्चा हो रही है उस पे कितना उसे पुख्ता माना जाए, और आज के कार्यक्रम को लेकर बड़ी बातें हमने सबको बताई हैं, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियां कैसी हैं, जरा अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं, कैसा उत्साह है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। देखिए, अभी जो कार्यक्रम स्थल पर मैं मौजूद नहीं हूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं पंचकुला के सेक्टर 12A में वाल्मीकि मंदिर है और आज वाल्मीकि जयंती भी है। तो हरियाणा के सीएम जो हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी उनको हम कहेंगे, नायब सैनी, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, पूजा अर्चना करेंगे वाल्मीकि जयंती के मौके पर। उसके बाद ही वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निकलेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को काफ़ी भव्य बनाने की तैयारी है और उससे पहले जो कैबिनेट के उनके साथी होंगे उनको फ़ोन आने भी शुरू हो गए हैं। तो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे, ये बात साफ है। और कई मंत्रियों को फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं। तो सरकार बनाने की, आज नई सरकार बनने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और कई नाम ऐसे हैं जो कि सीएम नायब सैनी के साथ शपथ लेंगे। मैं आपको इस वक्त तस्वीरें दिखाता हूं पंचकुला के
वाल्मीकि मंदिर में यहाँ पर सीएम के आने का इंतज़ार किया जा रहा है और सीएम सबसे पहले यहाँ पर पहुँचकर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ही वो अपना जो आज का जो पूरा कार्यक्रम है उसको शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 12 से 12:30 के बीच चंडीगढ़ में लैंड करेंगे और उसके बाद वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल शुक्रिया, आप नजर बना रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर भी बीजेपी के खेमे से जुड़ी हुई है। जी हां, चंडीगढ़ में आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हो रही है और एनडीए के 31 घटक दलों के अध्यक्ष और नेता इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए नेताओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में एनडीए का महामंथन। जी हां, कुछ अहम बातें, कहां बैठक और कब बैठक शुरू होगी, कुछ अहम जानकारी आपको दे दें। चंडीगढ़ में यह बैठक होनी है और दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी। यह जानकारी अब तक सामने आई। बैठक का एजेंडा क्या होगा यह भी देखिए, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी यह भी समझिए। तो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा होगा और साथ ही अमृत महोत्सव, डेवलपमेंट के अमृत महोत्सव, आपातकाल, इन सब विषयों पर चर्चा होनी है आज। कौन कौन शामिल होंगे, अहम लोग कौन कौन होंगे, कितने सीएम होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, वो भी देख लीजिए। एनडीए के 31 दलों के नेता होंगे, साथ ही सीएम और डिप्टी सीएम को मिलाकर 20 ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स शामिल होंगे आज की इस बैठक में। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आमोद राय, काफी अहम बैठक है, बड़ी बैठक है, पावर पैक्ड बैठक है, क्योंकि 20 सीएम डिप्टी सीएम आ रहे हैं, एनडीए के घटक दलों के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। जिन एजेंडों की हम बात कर रहे हैं, क्या उसके अलावा भी कोई बात होगी? और ऐसे वक्त में जब हरियाणा में आज एक बड़ा कार्यक्रम है, ये बैठक की जा रही है, क्या इसका भी कोई अर्थ है? निश्चित तौर पर देखिए, इसका अर्थ है और इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है। और एक तरह से अगर आप देखें राजनीतिक तौर पे ये बैठक जो है एनडीए का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। और बीजेपी हरियाणा चुनाव को जिस तरह से जीती है, जिस मशक्कत के साथ लगता था कि बीजेपी नहीं जीत रही है, ऐसा माहौल बन चुका था कि बीजेपी हार रही है, और उसके बाद जो जीत मिली है, तो निश्चित तौर पे जो बीजेपी की जीत ये है हरियाणा की, उसको ऊर्जा देने के लिए काफी है। क्योंकि आगामी 2 राज्यों में चुनाव होना है, इसके बाद तुरंत महाराष्ट्र और झारखंड में, उसको लेकर भी एक तरह से यहाँ से संदेश जाता है कि एनडीए कितना सशक्त है, कितना मजबूत है। और जब एक साथ 20 मुख्यमंत्री बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री बैठते हैं, तमाम एनडीए के नेता बैठते हैं, तो निश्चित तौर पे पार्टी के जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम करने वाले होते हैं, उनको बल मिलता है। और साथ ही जो विरोधी दल के नेता हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, उनके मनोबल पे भी इसका सीधा असर होता है कि एनडीए कितना मजबूत है। तो ये एक तरह से एकजुटता और अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं इसको, गौरव। शुक्रिया आमोद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और अब खबर हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी हुई। जी हां, हरियाणा में नेता विपक्ष की नियुक्ति से पहले भूपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन। विधायक दल की बैठक से पहले हुड्डा आवास पहुंचे विधायक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली आवास पहुंचे 30 विधायक, 6 विधायक नहीं पहुंचे हुड्डा के आवास पर। 2 विधायक कुमारी शैलजा खेमे से हैं और 3 एंटी हुड्डा खेमे से विधायक हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी जरूरत क्या है, जरा इस पर भी गौर करते हैं। तो देखिए, हरियाणा में नेता विपक्ष की नियुक्ति होनी है, पहली बात तो ये। और भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर बैठक हुई, हुड्डा के घर पर हुई ये अनौपचारिक बैठक थी और बैठक में कुल 30 विधायक ही पहुंचे। 6 विधायक हुड्डा के घर बैठक में नहीं पहुंचे। शैलजा खेमे के 2 एंटी हुड्डा खेमे के 3 एमएलए नहीं पहुंचे। हरियाणा में कांग्रेस के कुल 37 विधायक चुनाव जीतकर आए हैं। ऐसे में ये विधायक नहीं पहुंचे इस बैठक में, 30 विधायक ही पहुंचे। मोहित, 2 बातें हैं। एक तो ये शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों है हुड्डा को, और दूसरा जो लोग नहीं पहुंचे वो क्या संकेत देना चाह रहे हैं? मोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। मोहित, 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि हुड्डा को शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों, और दूसरा ये कि जो लोग बैठक में नहीं पहुंचे वो क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, कुल मिला के 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास हरियाणा में। उनमें से 31 विधायकों का दावा किया गया है हुड्डा गुट के द्वारा कि वो कल बैठक में पहुंचे थे और इस मुलाकात को अनौपचारिक मुलाकात बताया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने 18 अक्टूबर को जो विधायक दल की बैठक होनी है चंडीगढ़ में, उसका आमंत्रण दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। आला कमान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये जताना चाहते थे कि भले ही वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जो नेता विपक्ष का पद है वो उनको ही मिलना चाहिए, और क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। हालांकि जो शैलजा गुट के विधायक थे वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसके अलावा कुछ विधायक ऐसे हैं जो किसी भी गुट के नहीं हैं लेकिन चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी नहीं पहुंचे। 6 ऐसे विधायक हैं जो कि इस कार्यक्रम से जिन्होंने दूरी बनाए रखी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रयास है कि किसी भी तरह से शैलजा गुट या रणदीप सुरजेवाला उनके हाथ से नेता विपक्ष की कुर्सी छीनने में कामयाब ना हो, इसीलिए इस मीटिंग को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन क्या आला कमान इस तरह के किसी दबाव में आता है नहीं, ये तो वक्त बताएगा। 18 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें देखना होगा कि नेता विपक्ष का पद क्या एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलता है या फिर उनके खेमे के किसी विधायक को दिया जाता है, या फिर आला कमान ने मन बना लिया है कि अब किसी नए चेहरे को, यानी जो शैलजा गुट और रणदीप सुरजेवाला गुट है उसके किसी चेहरे को ये नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा जो विधायक जीत कर आए, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन का नाम भी चल रहा है जो कि भजन लाल के बेटे हैं और शैलजा गुट के माने जाते हैं, उनका नाम भी सीधे तौर पे चल रहा है। तो क्या ऐसा कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा नहीं, या फिर आला कमान एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में आता है? ये बातें तो अब 18 अक्टूबर को ही साफ हो पाएंगी जब विधायक दल की बैठक होगी। शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक और महाराष्ट्र की 110 सीटों पर उम्मीदवार तय। कल महाराष्ट्र के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। तो महाराष्ट्र पर बीजेपी का महामंथन, बैठक में क्या क्या हुआ, कुछ अहम बातों पर गौर करेंगे। क्या हुआ बैठक में? तो महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र की 110 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए। बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटों पर उम्मीदवार तय किए। बाकी सीटों के उम्मीदवार का जिम्मा जेपी नड्डा पर छोड़ा। सीट बंटवारे के बाद बाकी सीटों पर उम्मीदवार तय होंगे। आज चंडीगढ़ में शिंदे अजित पवार से हो सकती है बात। शिंदे अजित से बात कर सकते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा। शुक्रवार को महाराष्ट्र के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। जी हां, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 62 नामों पर चर्चा हुई। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में नामों पर लगी मुहर। 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक में फाइनल फैसला लिया जाएगा। तो महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस का मंथन। जी हां, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 62 नामों पर चर्चा की गई। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में नामों पर मुहर लगी। 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक में फाइनल फैसला होना है और नांदेड़ संसदीय उपचुनाव के लिए कैंडिडेट भी तय किए जाने हैं। वसंतराव चव्हाण के बेटे रविंद्र चव्हाण को मिलेगा टिकट। तो ये बड़ी जानकारी कांग्रेस को लेकर सामने आ रही है और आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कहा। 62 सीटें क्लियर कर दी है। सीएससी में 20 तारीख को सीएससी में जाएंगे, सीएससी में होगा। और पार्लियामेंट का भी जो टिकट है हमारा बाई इलेक्शन का नांदेड़ का, वो भी टिकट हमारा एक ही नाम भेजा हमने, वसंतराव चव्हाण जी का जो बेटा था उसी को हम लोग टिकट दे रहे हैं। अभी तक वो निश्चित नहीं हुआ क्योंकि कुछ सीटें हैं कि जिस पर डिस्कशन बाकी है। जहां जीत सकता है जिसका उम्मीदवार, वो सीट उनको मिलता है। और इस बीच अबू आजमी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या है वो बयान, बताते हैं आपको। महाविकास आघाड़ी को अबू आजमी की नसीहत। एसपी से बिना बात के उम्मीदवारों का ऐलान गलत। लिस्ट जारी करने का मतलब एसपी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं। महाविकास आघाड़ी का उद्देश्य सेक्युलर दलों को एक साथ रखना। और बात झारखंड की। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के 3 समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। मोहन मार्काम को भी जिम्मेदारी दी गई है। यह तो कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुल 81 विधानसभा में जेएमएम सबसे ज्यादा 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी वो इतनी ही सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस को 29 सीटें मिलने की संभावना है। पिछली बार उसके खाते में 31 सीटें गई थी, यानी इस बार उसकी 2 सीटें कम
हो गई हैं। आरजेडी को 5 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार की तुलना में उसकी भी 2 सीटें घट गई हैं। ये सीटें इसलिए कम हुई हैं क्योंकि इस बार गठबंधन में नया सहयोगी दल CPI-ML है, जिससे 4 सीटें दी जा सकती हैं। पिछली बार CPI-ML अलग चुनाव लड़ी थी ये पार्टी, लेकिन इस बार गठबंधन में साथ है और यही वजह है कि 4 सीटें उसके लिए भी तय की जानी हैं। तो ये झारखंड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के 3 समन्वयक नियुक्त किए हैं, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं। ये नाम देखिए, VK हरिप्रसाद, गौरव गोगोई और मोहन मरकाम, जिन्हें समन्वयक के तौर पर, कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अहम जिम्मेदारी इनको दी गई है झारखंड चुनाव को देखते हुए। चलिए बढ़ते हैं, रुख करते कुछ और खबरों का। भारत में न्याय की देवी की नई मूर्ति। जी हां, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतर गई है। संविधान की जगह अब न्याय की देवी के हाथ में तलवार है। हालांकि तराजू अभी भी है न्याय का प्रतीक। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यह बड़ा बदलाव हुआ है। अगर भारत के न्याय व्यवस्था में कहा जाए तो न्याय व्यवस्था के एक बड़े प्रतीक के तौर पर न्याय की देवी की मूर्ति को माना जाता था, लेकिन अब इसमें एक बदलाव। सबसे पहले आंखों की पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान दिया गया है, और तराजू जो था वो पहले से ही था। अब आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर तो अब की, यानी पट्टी हटा दी गई है, हाथ से तलवार हटाकर संविधान उसमें रखा गया है। और पहले की जो तस्वीर है आप देखिए, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, हाथों में तलवार रहता था और तराजू रहता था। ये 2 तस्वीरें न्याय की देवी की मूर्ति। तो न्याय की देवी की खुली हैं आंखें। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है ये प्रतिमा, और देवी के हाथ में अब तलवार के बजाय संविधान है। भारत की न्याय की देवी की आंख खुली हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश पर यह बदलाव हुए हैं। प्रतिमा में किए गए बदलाव अभी लागू नहीं हुए हैं। कुछ महीने पहले ही बदले गए थे अंग्रेजी शासन के कानून। न्यायपालिका में भी नया रंग रूप अपनाने की कवायद है और CJI DY चंद्रचूड़ के मुताबिक कानून अंधा नहीं हो सकता। भारत का कानून सबको समान रूप से देखता है। जी हां, तो कानून अब अंधा नहीं। न्याय की देवी की जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, वो काफी बदल गई है। तो क्या था पहले और क्या है अब, वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये बड़े बदलाव किए गए हैं। तो न्याय की देवी जो है वो, उसके प्रतीक की मूर्ति ये जो है, उसकी हम बात करें तो देखिए पहले क्या था। पहले तराजू था हाथ में, और वो तराजू अभी भी है साथ ही, लेकिन तलवार हाथ में, दूसरे हाथ में, और आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी न्याय की देवी के प्रतीक की मूर्ति में। अब क्या हो गया है, बदलाव क्या हुआ है? तो वेशभूषा में बदलाव किया गया है, आंखों से पट्टी हटा दी गई है, और तर्क ये है कि भारत में न्याय की देवी सबको बराबर नजर से देखती हैं और तलवार की जगह संविधान की कॉपी यानी कि संविधान पकड़ाया गया है। तो न्याय की देवी और इसका इतिहास जरा भी समझिए कि पूरी हिस्ट्री क्या है, ये परंपरा कैसे रही है। सबसे पुराना रूप मिस्र की देवी माट में दिखता है। जी हां, ये सबसे पुराना रूप है न्याय की देवी की मूर्ति की हम बात करें तो। और माट के प्रतीक में पंख का इस्तेमाल होता था। रोमन सभ्यता में जस्टिसिया को न्याय की देवी कहा जाता था, और जस्टिसिया की छवि में क्या रहता था, तराजू, तलवार, आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। ये न्याय की निष्पक्षता और तटस्थता का प्रतीक हुआ करती थी, और वहीं से ये मूर्ति न्याय की देवी के प्रतीक के तौर पर भारत भी ट्रैवल करके आई। लेकिन अब इसमें एक अहम बदलाव कर दिया गया भारत की अपनी संस्कृति और सभ्यता और न्याय की परिकल्पना के हिसाब से। और अगली खबर मोदी कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई है, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों के लिए केंद्र सरकार का दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। तो बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, कई बड़े ऐलान किए गए। एक और जहां केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% डीए में बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी ओर रबी सीजन की 6 फसलों के लिए MSP में इजाफा किया गया। इसमें गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि जौ पर MSP में प्रति क्विंटल 130 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह से चने का MSP 210 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया गया, और इसके अलावा मसूर पर MSP में 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल इजाफा किया गया है MSP में, जबकि सैफलार और पर प्रति क्विंटल 140 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरीके से ये MSP में बड़े बदलाव कैबिनेट ने किए हैं। और इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में गंगा पर आधुनिक ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को भी
मंजूरी दे दी है। और अब 137 साल पुराने मालवीय ब्रिज के पास नया ब्रिज बनेगा, ये मंजूरी मिली है। नया ब्रिज 2 डेक वाला होगा, ये बड़ी जानकारी इस फैसले को लेकर सामने आ रही है। पहले तल पर 4 लेन वाला ब्रिज होगा और उसके ऊपर 6 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। इस पर कुल 2,642 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मालवीय ब्रिज गंगा नदी पर सबसे अहम रेलवे पुलों में से एक है और जो उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी राज्यों को जोड़ता है। साल 1887 में मालवीय ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। अब इसके पुनर्निर्माण और इसके व्यापक बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस ब्रिज को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मालवीय ब्रिज 137 इयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना ब्रिज है, अपनी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी मेंटेनेंस करने के कारण अच्छी कंडीशन में है। लगातार 2 साल पहले मैंने स्वयं इंस्पेक्शन भी किया था इसका, और प्योर एक अच्छी टेक्निकल टीम इसको लगातार इंस्पेक्ट करके मेंटेनेंस करती है। अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। 4 रेलवे लाइन और 6 लेन का हाईवे, ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। और अब खबर बहराइच से। बहराइच में गोपाल पर फायरिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। गोपाल को छत पर हरा झंडा फाड़ते वक्त मारी गई थी गोली। कई राउंड फायर करके गोपाल मिश्रा को बनाया गया था निशाना। तीसरी गोली में ही गोपाल मिश्रा छत पर गिर गया था। तो वीडियो शूट करने के दौरान देखिए आवाज भी आई कि वो मर गया। तीसरी गोली जैसे ही लगी गोपाल मिश्रा नीचे गिर गया और उसके बाद ये वीडियो शूट होते वक्त ये आवाज भी सामने आई। एक बार फिर से सुनिए। और अब इस 17 सेकंड के वीडियो का एक एक फ्रेम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर खड़ा है। उसके हाथ में भगवा झंडा है। वो भगवा झंडा नीचे रखकर आगे बढ़ता है। 5 कदम आगे बढ़ने के बाद ही वहां झुककर हरे झंडे को उठाता और उसे बार बार फाड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान पहली गोली की आवाज सुनाई देती है, फिर दूसरी गोली की आवाज आती है, फिर तीसरी गोली की आवाज पहले से तेज सुनाई पड़ती है और अचानक गोपाल नीचे गिरता है। गोपाल के नीचे गिरते ही कैमरा हिलने लगता है और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले की आवाज उसमें सुनाई पड़ती है। वो कहता है वो मर गया, वो मर गया। और देखिए बिग वॉल पर हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वीडियो 1 जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए वीडियो 1 जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि गोपाल यहां छत पर मौजूद है और हरा झंडा उसने पहले नीचे गिराया। ये देखिए ये हरा झंडा को खींचकर नीचे गिराते हो और फिर वहां पर अब उसके हाथ में ये भगवा झंडा आप देख पा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है, वीडियो 1 है। दूसरी तस्वीर का रुख करते वीडियो 2 में आप देखिए ये झंडे को हाथ में लिए हुए है गोपाल और उसको फाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान यहां पर 3 फायर होते हैं। आप देखिए एक एक करके 3 गोलियां चलती हैं और तीसरी गोली में गोपाल नीचे गिर जाता है। जो वीडियो बना रहा होता है या जो भी व्यक्ति शूट कर रहा होता है उसके मुंह से ये आवाज निकलती है कि मर गया। तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब गोपाल के ऊपर फायर किया गया। 3 गोलियां गोपाल के ऊपर दागी गई, जिसमें एक गोली गोपाल को जब लगती है, तीसरी गोली, तो वो नीचे गिर जाता है। तो ये 2 तस्वीरें हैं इस घटना से जुड़ी हुई। वैसे आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर राम गोपाल का वो वीडियो ज्यादा दिखा जिसमें वो एक छत पर चढ़कर हरे झंडे की जगह भगवा ध्वज लगा रहा है। लेकिन अब आपको एक और वीडियो जरूर देखना चाहिए। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो केवल 20 सेकंड का ही है, लेकिन इसमें कई सच छुपे हुए हैं। इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में कुछ लोग लाल शर्ट पहने बेजान शख्स को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये लाल शर्ट वाला आदमी कौन है? यही राम गोपाल मिश्रा है और इस वीडियो में साफ पता
चल रहा है कि वो अगर मृत नहीं तो कम से कम बुरी तरह से घायल हो चुका था और जिस घर की सीढ़ियों से उसे नीचे ले जाया जा रहा था वो घर है अब्दुल हमीद का। विपिन चौबे हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, सवाल यहां पर यही है कि ये तमाम जो तथ्य आए हैं, ये सबूत आए हैं, इससे पुलिस को कार्रवाई करने में कितनी मदद मिल रही है और इस पूरे मामले में अभी तक देखा जाए तो एक्शन क्या क्या हुआ है? क्योंकि हर तरफ यही बात हो रही है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त कार्रवाई के तौर पर इतने सबूत सामने आने के बाद क्या अभी तक हो पाया है? देखिए रवि, इस पूरे मामले में 3 वीडियोस और कुछ इमेजेस बहुत तेजी से वायरल हो रही है और ये वो तमाम वीडियोस हैं जो एक अहम साक्ष्य हैं। पहला ये कि रामगोपाल मिश्रा उस छत पर चढ़ता है और हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा लहराता है। दूसरा ये है कि उसको घसीटते हुए एक वीडियो है कि उसके लोग उसको बचाकर ऊपर ला रहे थे, लेकिन उस वक्त उसकी मौत हो जाती है और 2 लोग नजर आते हैं जिसमें एक पत्थरबाजी करता है, एक गोली मारता है। और अब तीसरा वीडियो जो सुपर एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ टीवी9 के भारतवर्ष के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले जब वो भगवा झंडा वहां पर गाड़ देता है और जिस हरे झंडे को उठाकर पीछे फेंक देता है उसको फिर फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त दीवार की आड़ लेकर उसी घर में रहने वाले लोगों ने उसको गोली से निशाना बनाया और 3 बार उसको टारगेट करके गोली चलाई गई। पहली बार गोली से चूक जाता है, दूसरी बार चूक जाता है, लेकिन तीसरी बार जब उसके सीने में गोली लगती है तो उसके बाद वो वहीं पर ढेर हो जाता है और उसके घर के यानी अब्दुल हमीद के घर की छत पर जहां पर रामगोपाल मिश्रा मौजूद रहता है उसके सामने वाले घर की छत से इस वीडियो को शूट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गोली मारी गई है उसको, तीसरी गोली में ढेर हुआ है और गोली मारने का वीडियो शूट करने वाला शख्स भी खुद घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है और ये कहते हुए कि वो मर गया। और इसके अलावा कुछ इमेजेस भी हमने भेजी थी जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस घटना से पहले अब्दुल हमीद अपने बेटों के साथ उसी घर की छत पर मौजूद था जहां से ये जुलूस निकल रहा था। और फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक 11 मुकदमे, हत्या के मामले के अलावा 10 मुकदमे और कुल 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें हिंसा, बलवा, लूट, आगजनी और हत्या का मुकदमा शामिल है। और इस पूरे मामले में जो नामजद आरोपी हत्या में है उसमें एक शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी शख्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। और जो इस पूरे मामले में आलाए कत्ल है यानी जिस बंदूक से गोली चलाई गई उसको बरामद करने की कोशिश की जा रही है। विपिन, आप बने रहिए, हमारे साथ लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बहराइच पुलिस का बयान सामने आया। सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाह, ये पुलिस ने कहा है, करंट लगाना, नाखून उखाड़ने की बातें अफवाह हैं, तलवार से मारने की खबर गलत है, ये पुलिस ने कहा है। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जितनी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है उस पर अब पुलिस का वर्जन आया है और यह कहा गया कि इस मामले में कई बातें अफवाह के तौर पर फैलाई जा रही है। कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। और देखिए, रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बहराइच पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस ने इस पर अपील जारी की है, सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह फैलाई जा रही है उसको लेकर। अब ये जो अपील है वो हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर पुलिस ने ये कहा है कि विगत दिनों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े हुए भ्रामक एवं झूठे तथ्य कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा गलत तरीके से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लिखकर प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बन सकती है। ऐसे सभी गलत तथ्यों पर आधारित सभी भ्रामक पोस्ट को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी को हिदायत दी जाती है कि कृपया प्रशासन द्वारा जारी किए गए तथ्यों से भिन्न झूठी सूचना को प्रसारित न करें। और बहराइच हिंसा पर मौलाना अरशद मदनी का पोस्ट सामने आया। हिंसा के बाद मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई। अरशद मदनी ने कहा, प्रशासन हिंसक घटनाओं को रोकने में विफल रहा है, अधिकारियों ने जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती है। अरशद मदनी का बयान, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अब खबर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मेड इन टर्की पिस्टल से चली गोली, मेड इन ऑस्ट्रेलिया ग्लॉक पिस्टल भी जब्त की गई है और गुरमेल ने भी एक राउंड गोली चलाई थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। शूटर्स के बैग में था शर्ट बदलकर भागने की तैयारी थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये बड़े खुलासे क्या क्या हैं अभी तक इस पूरे मामले में। तो सिद्दीकी शूट आउट की बात करें तो देखिए, इसमें हरीश निषाद के खाते में 60,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरीश निषाद के खाते में 60,000 रुपए ट्रांसफर किए गए और हत्याकांड के लिए 32,000 में सेकेंड हैंड बाइक खरीदी गई। आरोपी शिव कुमार के बैग से तुर्की मेड पिस्टल बरामद की गई। आरोपी गुरमेल ने भी एक राउंड फायर किया था। गुरमेल से जब्त पिस्टल ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ था। और सिद्दीकी केस में एक और बड़ी खबर सामने आ रही। सिद्दीकी शूटआउट को लेकर एक और खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली टीवी 9 को जानकारी, मर्डर में ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। हत्याकांड में तुर्की की पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया। हत्याकांड में कुल 3 तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। तो सिद्दीकी हत्याकांड में हथियारों को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हत्याकांड में 3 तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। जी हां, एक ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल से फायरिंग की गई और दूसरा टर्की की पिस्टल का भी इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया। हत्याकांड में एक लोकल पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया। 3 तरह के वेपन्स का यूज किया गया इस हत्याकांड में। जो बड़ी जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें टर्की ऑस्ट्रेलिया की पिस्टल का भी इस्तेमाल ही हुआ है। लेकिन जो सबसे अहम हथियार है ग्लॉक पिस्टल की, जिसकी बात की जा रही है, उसकी खासियत क्या है? तो देखिए, 6 से 36 राउंड तक मैगजीन का उपयोग इसमें होता है। भारत में 17 राउंड वाली मैगजीन का उपयोग होता है। गोली 1230 फीट प्रति सेकंड की गति से लगती है। ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल की रेंज 50 मीटर तक है और ग्लॉक पिस्टल के कई वेरिएंट दुनिया भर में मशहूर हैं। सेना, पुलिस, विशेष बलों के लिए यह पिस्टल कंपनी बनाती है। ग्लॉक पिस्टल भारत में आम नागरिक के लिए बैन है। एक पिस्टल की कीमत 8 लाख से ज्यादा की है और यही वजह है कि खतरनाक हथियार है, वेपन है, भारत में इसको बैन किया गया। आम लोगों के लिए ये मुहैया नहीं कराई जाती है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हथियारों को लेकर काफी बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। किस तरह से इन हथियारों को अवेल किया गया, इनका इस्तेमाल किया गया, और ग्लॉक पिस्टल का हम देख रहे हैं, अगर हम भारत के हाल के कुछ हत्याकांडों में देखें तो ग्लॉक पिस्टल का नाम, इसकी चर्चा बार बार सामने आ रही है। देखिए, ग्लॉक पिस्टल, इसके अलावा जिगाना पिस्टल, ये सभी 9mm पिस्टल है और खास बात यह है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके पसंदीदा हथियार है और बताया जाता है कि जो हथियार है तुर्की से, इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में बाकायदा बिश्नोई गैंग के लिए मंगवाया जाता है। जिशान ने इन हथियारों की डिलीवरी की थी, जैसा कि पहले भी हमारे सूत्रों में बता चुके हैं। खास बात यह कि जैसा कि अभी हमने बताया भी कि जो ग्लॉक पिस्टल है उसका इस्तेमाल किया गया था। खासियत यह है कि जो ग्लॉक पिस्टल है उसका जो निशाना होता है वो बेहद सटीक होता है और यही वजह है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके जो शूटर्स हैं वो मोस्टली इसी तरीके के वेपन का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा अतीक अहमद हत्याकांड में भी इसी तरीके से जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था, जो कि मेडी पिस्टल थी। साथ ही जो नादिर शाह मर्डर केस है उसमें भी 9mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। तो जहां जहां बिश्नोई गैंग ने हत्याकांड को अंजाम दिया, ठीक उस जगह इसी तरीके के 9mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, चाहे वो ग्लॉक पिस्टल हो चाहे वो जिगाना पिस्टल हो। जी, आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुभम लोंकर के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। सूत्रों के मुताबिक शूटर के पकड़े जाने के समय तक पुणे में ही था शुभम, लेकिन शूटर्स को गिरफ्तार करते ही वो पुणे से फरार हो गया। आशंका है कि वो नॉर्थ के किसी स्टेट या राजस्थान, गुजरात की दिशा में भागा है। राजीव सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है इस लुकआउट नोटिस को लेकर? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शुभम लोनकर, जिसने खुद एक फेसबुक पोस्ट करके इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि बिश्नोई गैंग इसमें शामिल है, बिश्नोई गैंग के द्वारा बाबा सिद्दीकी का शूट आउट कराया गया है। चूंकि
कई दिन बीत चुके हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ना तो शिव कुमार जो शूटर था, ना ही शुभम लोनकर का। ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और यह आशंका है कि वो नेपाल बॉर्डर के जरिए देश छोड़ सकता है या फिर नॉर्थ या फिर गुजरात या राजस्थान के किसी राज्य में छुपा हो सकता है, ऐसी आशंका जताई गई, इसीलिए एनओसी जारी किया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्राइम ब्रांच ने माना है कि उत्तर भारत के मॉड्यूल और पुणे के मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस शूटआउट के लिए। दोनों ही मॉड्यूल की जो है इस वक्त स्टडी की जा रही है कि मॉड्यूल किस तरह से काम करता है और इस क्राइम ब्रांच ने पुख्ता तौर पर TV9 भारतवर्ष को इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह से 3 अलग अलग वेपन का इस्तेमाल किया गया था और किस तरह से ये हथियार पहुंचाए गए थे। उस रूट को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि अभी तक जितने भी बिश्नोई गैंग के शूटआउट हुए हैं, चाहे मूसेवाला पर फायरिंग की बात हो या फिर अतीक अहमद पर फायरिंग की बात हो या दूसरे कई ऐसे केसेस सामने आए थे जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के शूटर पकड़े गए थे, खासतौर पर दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा। उसमें जिगारा जो कि टर्किश मेड पिस्टल है वो पकड़ी गई थी, लेकिन पहली बार ऑपरेशन ग्लॉक के नाम से ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का बरामद की गई है और ये एक नई तरह से कह सकते हैं कि पहली बार जानकारी सामने आई है कि ऑस्ट्रेलियन मेड पिस्टल ऑपरेशन ग्लॉक के तहत इस्तेमाल की गई। इसके पहले जिगाना पिस्टल की बात सामने आई थी और बिश्नोई गैंग जो है इसमें पूरी तरह से बिल्कुल राजीव, तो हथियारों की बरामदगी और जिस तरीके से आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, इतना स्पष्ट है कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसमें विदेशी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला में दोपहर 12 बजे होगा शपथ समारोह। नायब सैनी के शपथ समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज 12 से 13 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। देखिए, आपको सारा कुछ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी बता दीजिए। नहीं, अभी चल जाएगा। कौन कौन जा चुके हैं अभी बता दीजिए। अभी आपको सभी पता चल जाएगा। कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने 2,80,00,000 लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है, ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूं।